Hello friends, this is SV. Welcome to Adega Manch. We are present here with another new session, that is top 200 क्वेश्चन सीरीज ऑफ CDP. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं यानी कि टॉप 200 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं. इससे पहले इस सीरीज़ का हम पार्ट 10 कर चुके हैं. ओके फ्रेंड्स, तो ये जो रहेगा यानी कि पार्ट 11 रहेगा. तो जब तक इस सीरीज़ के 200 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम सीरीज़ करते रहेंगे. ऑलमोस्ट 12 और 13 पार्ट में ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी. तो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है. यदि अभी तक आपने इस सीरीज़ के सारे पार्ट नहीं देखे तो हमारे अधिगम मंच चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं. जैसे ही ये सीरीज़ कंप्लीट होगी तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है. तो अभी ये इसके पार्ट कंप्लीट नहीं हैं. कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 200 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं. तो फ्रेंड्स, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की यदि आपको अंडरस्टैंडिंग समझ बेहतर तरीके से बन पाती है तो और सब्जेक्ट्स की भी पेडागोजी आप इजीली कर पाएंगे. इसलिए हम इस सीरीज़ के यानी कि टॉप 200 क्वेश्चंस यानी कि सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे शुरू करते हैं यानी कि इस सीरीज़ को शुरू करते हैं यानी कि टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज ऑफ CDP पार्ट नंबर 11. तो इस सीरीज़ का ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा यानी कि अभिप्रेरण के लिए अक्सर स्पेस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है. फ्रेंड्स, अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन के लिए एक दूसरे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है. वो कौन सा है? यानी कि संवेग, आवश्यकता, या फिर भावना, या फिर प्रत्यक्षीकरण. तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए, ठीक है, या जब भी बच्चा कोई भी काम करता है, एक्टिवनेस आती है, तत्पर होता है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होती है किस चीज़ की नीड, किस चीज़ की आवश्यकता होती है. तो फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा एक गति का काम करती है, ठीक है, एक मोशन का काम करती है. अभिप्रेरणा को जागृत करने के लिए भी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तो फ्रेंड्स यानी कि नीड की हम बात करते हैं. कोई भी बच्चा, ठीक है, खाना जब तक नहीं खाएगा जब तक उसे आवश्यकता नहीं होगी, मतलब उसे भूख नहीं होगी, तो उसे हम कहते हैं यानी कि नीड. हम नौकरी जब तक नहीं करेंगे जब तक हमें पैसों की आवश्यकता नहीं होगी, या आप भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीटेट आदि की, तो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस चीज़ की आपको आवश्यकता है. तो आप मोटिवेट तब होंगे तब किसी चीज़ की आपको आवश्यकता होगी. तो फ्रेंड्स, यानी कि मोटिवेशन अभिप्रेरणा को जो दूसरा शब्द है उसको जो अक्सर कहते हैं वो है आवश्यकता यानी कि नीड. तो फ्रेंड्स, नीड के द्वारा ही जब तक आपको ज़रूरत नहीं होगी, जब तक आप अभिप्रेरित नहीं होंगे, किसी कार्य को नहीं करेंगे. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है. जो अभिप्रेरणा के लिए दूसरा शब्द अक्सर यूज में लाया जाता है उसे हम कहते हैं यानी कि नीड, आवश्यकता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ये रहा क्वेश्चन नंबर 2. प्रभावी और स्थायी शिक्षण ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए. यानी कि एक स्टूडेंट है, यदि वो प्रभावी शिक्षण ग्रहण करता है, ठीक है, स्थायी शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? यानी कि केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होने चाहिए, ठीक है, या फिर योग्यता और अभिप्रेरण का वांछित स्तर होना चाहिए, या फिर केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर होना चाहिए, या फिर केवल सीखने की योग्यता. तो फ्रेंड्स, केवल सीखने की योग्यता से काम नहीं चलने वाला. सिर्फ सीखने की योग्यता से ही बच्चा अच्छी तरह से यानी कि शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता. ये तो अच्छी बात है कि बच्चे के अंदर सीखने की योग्यता होनी चाहिए, तभी वो चीज़ों को सीख पाएगा, ठीक है. तो ऑप्शन डी यहाँ से हट जाता है. सी की यदि हम बात करें, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, सिर्फ बौद्धिक स्तर से ही काम नहीं चलने वाला, उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है, उसकी रुचि होनी चाहिए, उसकी तत्परता होनी चाहिए. तो सी ऑप्शन भी हट जाता है. यदि हम बी की बात करें, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, तो फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि बी ऑप्शन थोड़ा सही लगता है. और ए की तरफ चलते हैं, केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर. सिर्फ अवसर से कुछ नहीं होने वाला. शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बच्चे को प्राप्त कर दिए जाएं, लेकिन उसके अंदर योग्यता नहीं है सीखने की, उसके अंदर रुचि नहीं है, उसके अंदर मोटिवेशन, अभिप्रेरणा नहीं है, उसे शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो तब तक वो बच्चा यानी कि शिक्षा अधिग्रहण नहीं कर सकता. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा. यानी कि किसी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट्स को शिक्षा ग्रहण करने के लिए
क्या चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए? सबसे पहले तो वो योग्य हो यानी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। इस तरह से उसके अंतर्गत अभिप्रेरणा होनी चाहिए, यानी कि बच्चा अभिप्रेरित होना चाहिए। जब तक बच्चा कोई अभिप्रेरित नहीं होगा तो वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स इस सीरीज में हम 10 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीरीज काफ़ी लंबी हो जाती है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि डिस्कशन एक क्वेश्चन का डिस्कशन ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन में 2 से ढाई मिनट लगते हैं, क्योंकि डिस्कशन जो हम कर रहे हैं काफ़ी बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो लंबा हो जाता है। इसलिए हम इस सीरीज़ में सिर्फ इस सेशन में 10 क्वेश्चन ही करेंगे। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि किस तरह से आप, यानी एक क्वेश्चन पर कम समय दिया जाए या ज़्यादा समय, या किस तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए जिससे प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या बाधित नहीं करता? कोई भी बच्चा जब प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसके लिए कौन सा एक कारक है जो बाधित नहीं करता, यानी कि बाकी सभी बाधित करते हैं, यानी कि अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि मतलब इंसाइट, उसकी जो एक सूझ है, ठीक है, अंतर्दृष्टि को हम सूझ भी कहते हैं, ठीक। या फिर मानसिक प्रारूपता, मेंटल सेट्स, या फिर मोर्चाबंदी, यानी कि या फिर निर्धारण। तो फ्रेंड्स जब भी हम निर्धारण की बात करें यानी कि फ्लेक्सेशन, तो निर्धारण भी बाधित करता है, ठीक। यानी कि समस्या सॉल्विंग में निर्धारण भी बाधित करता है, मोर्चाबंदी भी बाधित करती है। और यदि हम बात करें तो मानसिक प्रारूपता यानी कि मेंटल सेट्स, मानसिक का तो पूरा यानी मेंटल लेवल या मेंटल सेट्स का तो पूरा खेल ही है, ठीक है। किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्विंग में किसी चीज़ की किसी भी समस्या का समाधान करेंगे तो हमारा संज्ञान, हमारा जो मेंटल लेवल है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसलिए तो मानसिक प्रारूप यानी कि मेंटल सेट्स बाधित करते हैं। यदि हम बात करें यानी कि अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि यानी कि हमारी एक सूझ, वो बाधित नहीं करेगी समस्या समाधान के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि भाषा विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया? फ्रेंड्स पियाजे की जब भी हम बात करते हैं, यानी कि जिन पियाजे जिन्होंने कॉग्निशन यानी कि संज्ञानात्मक, इन्होंने जो काम किया यानी कि कॉग्निशन संज्ञानात्मक पक्ष पर बहुत काम किया। इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष की 4 अवस्थाएं बताई हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में बच्चे का जब भी संज्ञानात्मक विकास होता है तो वो 4 अवस्थाओं में होता है। ये डेवलपमेंट को स्टेजेस में मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि पियाजे किस क्षेत्र के द्वारा मतलब कम आंका गया है भाषा विकास को? तो किसी भी बच्चे का जब भी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है तो पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा जो एक कारक है, कौन सा एक डोमेन या क्षेत्र है जो कम है, यानी कि आनुवंशिकता, ठीक, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया, या फिर हम बात करें अहम केंद्रित भाषा, या फिर विद्यार्थियों द्वारा सक्रियात्मक संरचना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यानी पियाजे के अकॉर्डिंग पियाजे ऐसा मानते हैं कि बच्चे के जो भाषा विकास में जो कम रोल अदा करता है वो है सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करते। पियाजे मानते हैं कि बच्चे का जो संज्ञान है, बच्चे का जो माइंड है, बच्चे का जो ज्ञान है, उसके अकॉर्डिंग बच्चा खुद से ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है। वो खुद से सीखता है, उसके संज्ञान के अनुसार वो खुद सीख लेता है, ठीक है। तो कुल मिला के उसकी हेरिडिटी भाषा सीखने में यानी प्रभावी होती है, अहम केंद्रित भाषा भी होती है, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना यानी क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिवनेस भी भागीदार होती है। लेकिन कम जो आंका है इन्होंने यानी सामाजिक अंतःक्रिया को कम आंका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा, लेकिन वहीं इनके अपोजिट यानी कि दूसरे जो बायगॉट्स की हैं, बायगॉट्स की सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कि उन्होंने सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे इम्पोर्टेंट माना है कि बच्चे के अंदर जब भी भाषा विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, तो सोशल इंटरेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ये रहे 2 साइकोलॉजिस्ट अलग अलग तरह से सोचते हैं। पियाजे सोचते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत कम रोल अदा करती है, लेकिन बायगॉट्स्की मानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो एक कारक है वो सामाजिक इंटरेक्शन है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फ्रेंड्स क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि विद्यार्थी सम समूह से बेहतर सीखते हैं, ठीक है, या अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, या फिर छात्र असहिष्णु होते हैं, वे भेदों को स्वीकार नहीं करते, या फिर विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन को रिपीट करके दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि योग्यता और योग्यता समूहीकरण कि जब भी हम बात करते हैं तो विद्यार्थी सम समूह से बेहतर सीखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। विद्यार्थी सम समूह मतलब एक जैसे स्टूडेंट का एक जैसा समूह बना दिया जाए, एक तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर या एक तरह की रुचि के आधार पर बच्चों के समूह निर्धारित किए जाएँ तो बच्चे बेहतर सीखते हैं, बिल्कुल भी नहीं सीखते। क्लास के अंतर्गत या फिर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो बच्चों को डिफरेंट मेंटल लेवल के बच्चों को अलग अलग, यानी एक प्रतिभाशाली बच्चा, एक सामान्य बच्चा, इस तरह से ग्रुपिंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। बी की हम बात करते हैं, यानी कि अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कथा को समरूपी यानी कि होमोजेनियस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यानी कि समरूपी नहीं होना चाहिए, यानी कि एक तरह का नहीं होना चाहिए, होमोजेनियस ना होकर अलग अलग डिफरेंट टाइप के बच्चे ग्रुप में बैठने चाहिए, जिससे शिक्षा प्रभावी हो पाएगी। या फिर छात्र असहिष्णु होते हैं, वे भेदों को स्वीकार नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, छात्र भेदों को स्वीकार करते हैं। यदि छात्रों को शुरू से स्टार्टिंग से ही अलग अलग तरह से डिफरेंट लेवल के बच्चों को, यानी कि अलग अलग व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर बच्चों की ग्रुपिंग करेंगे तो बच्चे समझने लगेंगे। तो फ्रेंड्स यानी कि सी ऑप्शन भी हट जाता है। यदि हम बात करें डी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्योंकि विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। यानी कि जो शिक्षण है, एक टीचिंग है, अब टीचर्स को चाहिए कि वो बहुस्तरीय यानी कि अलग अलग तरह से कई स्तर के रूप में बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि बच्चे अलग तरह से सीख पाएँ। क्योंकि क्लास में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर, अलग रुचि के आधार पर, अलग मेंटल लेवल के बच्चे बैठ रहे होते हैं, तो सिर्फ एक ही यानी कि वही ट्रेडिशनल टीचिंग नहीं होनी चाहिए, अलग तरह से नई नई टेक्निक के द्वारा अलग अलग तरह से टीचर्स को पढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक समावेशी कक्षा वह है, यानी कि इंक्लूसिव जो क्लास है वो है जहाँ पर मतलब किस तरह की क्लास को हम इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि इंक्लूसिव क्लास, समावेशी शिक्षा का समावेशी कक्षा कह सकते हैं। तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले, यानी कि इस तरह से समावेशी शिक्षा में होता है। या फिर हम बात करें ऑप्शन बी की, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं। या फिर सी ऑप्शन, समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। या फिर डी की तरफ चलते हैं, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन नंबर सी का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता यानी कि जो लर्नर हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वैविध्यपूर्ण सार्थक अधिगमात्मक अनुभव, यानी कि एक टीचर के जो अनुभव एक्सपीरियंसेस रहेंगे वो वैविध्यपूर्ण यानी कि डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट तरह से बच्चों को वो सिखाने की कोशिश करता है समावेशी शिक्षा में। परिवेश और उस तरह का एक परिवेश इन्वायरमेंट का निर्माण करता है जिससे बच्चे अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर पाएँ और वो ये समझ पाएँ कि जो अधिगम है वो हमारे लिए उचित तरीके से हो रहा है और उनका इंटरेस्ट बढ़ सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे और ऑप्शंस की यदि हम बात करते हैं तो वो हट जाते हैं और जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और समावेशी शिक्षा का ये भी एक उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा निर्धारित की जाए, प्रत्येक बच्चा का हक है कि वह शिक्षा ले और सभी बच्चे यानी कि एक ही क्लास में एक ही टीचर द्वारा सभी बच्चे पढ़ाए जाएं। सभी बच्चे से मतलब यहाँ पे वो बच्चे भी हैं जो स्पेशल नीड्स वाले हैं, जिन्हें हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं, चाहे वो विकलांग हों, चाहे वो दृष्टिबाधित हों, चाहे वो मंदबुद्धि हों, ठीक है, चाहे वो डिसेबिलिटी किसी भी विकार डिसऑर्डर से
ग्रसित हों या फिर वो प्रतिभाशाली हो, सामान्य हो, ठीक है, तो सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा शामिल करती है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के चरण निर्धारित किए हैं। कोहल वर्ग का संबंध नैतिक विकास से है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो फ्रेंड्स कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। फ्रेंड्स यदि आपने कोहल वर्ग का नैतिक विकास का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप हमारे अधिगम मंच चैनल पर जाकर जो CDP कंप्लीट कोर्स है उसमें 40+ वीडियोज़ हैं, उसमें जाकर आप दे सकते हैं। हमने यानी कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास को डीपली डिस्क्राइब किया है। वहाँ से आपका प्रत्येक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक जो भी क्वेरी है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं यानी कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है, कौन सा एक लक्षण है जो नैतिक विकास से संबंधित है, ठीक है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो कौन सा एक संबंधित है? चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, यानी कि चरण जो हैं वो परिवर्तनशील हैं, ठीक है, या फिर विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं न कि सामान्य प्रतिमान, ठीक, या फिर सी ऑप्शन यानी सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, या फिर विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, यानी कि सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं यानी कि कोहल वर्ग का नैतिक विकास। तो फ्रेंड्स कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की 3 स्टेजेस बताए हैं, जिसमें इन्होंने यानी कि कन्वेंशनल स्टेज जिसे नैतिक विकास मानते हैं, ठीक है, नैतिक विकास से पहले की अवस्था यानी कि परंपरागत हो गई, ठीक है, पहली मतलब परंपरागत नैतिक अवस्था, उससे पहले की जो हो गई यानी पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोहल वर्ग ने जो नैतिक विकास की अवस्था बताई है, सर पहली जो हो गई यानी कि पूर्व परंपरागत नैतिक व्यवस्था, दूसरी हो गई परंपरागत विकास की अवस्था या नैतिक विकास की अवस्था, और तीसरी होगी गैर परंपरागत नैतिक विकास की अवस्था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो उनकी थ्योरी है काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे डिस्क्राइब करना उचित नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत समय लेती है। यदि आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में 2 चीज़ क्लियर होती हैं कि गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, जिसे हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहते हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का जो प्रतिपादन क्या है वो गार्डनर ने किया है। एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा, आत्मबोध हेतु कौन सा जो कारक का सर्वाधिक योगदान देता है, यानी कि संगीत में या फिर आध्यात्मिक या फिर भाषा विषयक या फिर अंतर्वैयक्तिक। तो फिर गार्डनर के अनुसार जो कारक है यानी कि आत्मबोध के लिए सर्वाधिक योगदान देगा वो है अंतर्वैयक्तिक का संबंध है मतलब इंट्रापर्सनल मतलब व्यक्ति, इंट्रापर्सनल वो कॉन्सेप्ट है या वो चीज़ है जब व्यक्ति अपने अंदर ही झांक कर देखता है, अपना विश्लेषण, अपना आकलन खुद से करता है अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर। यदि हम बात करें इंटरपर्सनल, तो इंटरपर्सनल होता है यानी कि अंतर्वैयक्तिक जब 2 व्यक्ति आपस में एक दूसरे के यानी कि दोनों व्यक्तियों की तुलना की जाती है। लेकिन यहाँ पे अंतर्व्यक्ति का संबंध है यानी कि आत्मबोध, यानी कि अपनी आत्मा का बोध यानी खुद को जानने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स आत्मबोध का सर्वाधिक योगदान देगा यानी कि अंतर्वैयक्तिक, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है यानी कि अंतर्वैयक्तिक, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वाइगोत्स्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। फ्रेंड्स जब भी वाइगोत्स्की और प्याजे को पढ़ते हैं तो दोनों को एक साथ मतलब कुछ कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ने होते हैं क्योंकि इनमें कुछ प्रमुख समानता भी हैं, ठीक है, एक तो, और कुछ विभिन्नताएं भी हैं। तो कौन सी एक प्रमुख विभिन्नता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे।
ठीक है। तो हम वाइगोत्स्की की बात करें, वाइगोत्स्की ने यानी कि सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। या प्याजे की बात करें तो प्याजे का संबंध यानी संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट से है, जिसमें इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने ZPD, ठीक है, यानी जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के साथ साथ यानी कि और जो बात की है मचान की बात की है, जिसे हम बोलते हैं यानी कि ZPD के साथ साथ मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, और ये मचान की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा उसे डिस्कस करते हैं कि वाइगोत्स्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। कौन सी प्रमुख विभिन्नता है उस पर हम डिस्कस करेंगे, जो दोनों के अंदर विभिन्नता पाई जाती है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, तो उनकी आलोचना व्यवहारवादी सिद्धांतों पर होती है, ठीक है। तो व्यवहारवादी या फिर बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, या फिर भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, या फिर ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो फ्रेंड्स जब भी विभिन्नता की बात होती है प्याजे और वाइगोत्स्की, तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि भाषा एवं चिंतन के संबंध में दोनों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स यानी कि वाइगोत्स्की मानते हैं, वाइगोत्स्की ऐसा कहते हैं कि जो भाषा है यानी कि भाषा का जो डेवलपमेंट है वो सामाजिक अंत्यक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन से होता है। जब बच्चा समाज में जाता है, समाज के साथ इंटरेक्शन करता है, समाज के साथ अंत्यक्रिया करता है, तो ये जो कारक है सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी बच्चे, किसी भी व्यक्ति के लैंग्वेज डेवलपमेंट में। वहीं जो प्याजे मानते हैं कि प्याजे कहते हैं कि जो सोशल इंटरेक्शन है, जो सामाजिक अंत्यक्रिया है, बिल्कुल भी उसका कोई रोल नहीं है। बच्चे में जो विकास का डेवलपमेंट होता है वो चिंतन से होता है, ठीक है। चिंतन मतलब संज्ञान से होता है। बच्चा पहले थॉट आता है, थॉट के साथ साथ यानी कि भाषा आती है। प्याजे ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले थॉट आता है, विचार आता है, उसके बाद भाषा आती है। तो भाषा का संबंध विचार से मानते हैं, वो सामाजिक इंटरेक्शन से नहीं मानते। तो फ्रेंड्स जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाए प्याजे और वाइगोत्स्की से संबंधित कौन सी एक विभिन्नता है, तो विभिन्नता है यानी कि लैंग्वेज यानी कि भाषा और विचार, जो चिंतन है उस बारे में दोनों अलग अलग सोचते हैं। दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, वाइगोत्स्की मानते हैं कि जो भाषा डेवलपमेंट है यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट है, सोशल इंटरेक्शन से सर्वाधिक होता है, और वहीं वाइगोत्स्की मानते हैं कि विचार सबसे पहले आता है और उसके बाद भाषा आती है। कुल मिला के विचार का संबंध भाषा से है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी कि इस सीरीज़ का इसका लास्ट क्वेश्चन, CDP टॉप 100 क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, प्याजे अनुमोदन करते हैं पूर्व संज्ञानात्मक बच्चे याद करने में असमर्थ होते हैं। प्याजे इस तरह से कहते हैं कि जो पूर्व संज्ञानात्मक बच्चे होते हैं यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो याद करने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो फ्रेंड्स यदि आपने प्याजे की थ्योरी को नहीं पढ़ा है यानी कि कॉग्निशन डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास प्याजे का जिसमें 4 स्टेजेस की इन्होंने व्याख्या की है, तो आप हमारे अधिगम मंच यानी कि CDP कंप्लीट कोर्स में आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे प्याजे से संबंधित 2 वीडियो हम कर चुके हैं। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से आपका क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यानी कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स प्याजे ने यानी कि संज्ञानात्मक अवस्था के 4 स्टेजेस बताए हैं, जिसमें पहली जो हो गई सेंसरी मोटर, ठीक। उस अवस्था में बच्चे की ज्ञानेंद्रिय काम करती हैं, ठीक है, ज्ञानेंद्रिय के अनुसार वो बच्चा सीखता है। दूसरी हो गई यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था कहते हैं। एंड इसके बाद हो गई कॉन्क्रीट स्टेज, एंड 4th हो गई यानी कि फॉर्मल स्टेज। तो फ्रेंड्स ये स्टेजेस की बात हो गई। यहाँ पे स्टेजेस नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा कि पूर्व संज्ञानात्मक जो बच्चे होते हैं वो याद करने में असमर्थ होते हैं। क्यों होते हैं, उसका एक कारण क्या हो सकता है, यानी कि परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, ठीक है, या फिर व्यक्तिगत कल्पित कथा, या फिर विचार की अनुत्क्रमणीयता यानी पलट न सकना यानी कि इरिवर्सिबिलिटी, या फिर उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। तो फ्रेंड्स जब भी हम प्री ऑपरेशन स्टेज की बात करते हैं तो वहाँ पे बच्चे के अंदर जो गुण है, इसलिए बच्चे असमर्थ होते हैं याद करने में, उनके अंदर यानी कि
पलटावी गुण नहीं होता। पलटावी क्या है इसे भी हम अभी बताते हैं, यानी कि पलटावी गुण। बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं आता। बच्चे इस तरह से नहीं समझ पाते कि हम, यानी कि एक गिलास में हमने पानी भर दिया, एक गिलास में यदि हम किसी वाटर को भरते हैं, ठीक है, और इस वाटर को हम दूसरे में पलट देते हैं, दूसरे किसी जग वगैरह में, तो बच्चा ये नहीं समझ पाता कि इस तरह से यानी कि जग के पानी को भी गिलास में पलटा जा सकता है। तो कुल मिला के जो पलटावे का गुण है इस अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर नहीं होती। इस कारण जो एक कारक है बच्चे के अंदर, यानी कि सीखने में यानी कि याद करने में असमर्थ बच्चे होते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। ये सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। यदि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करते हैं, तो इस सेशन को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक दे सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सीरीज़ को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट वाज